हेलो स्टूडेंट्स हम अपना 4th चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने जो मुख के बारे में और जो टीथ हैं उनके बारे में जान लिया है और पाचन का क्या अर्थ होता है ये भी जान लिया है। इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट का जानेंगे कि पाचन तंत्र में और कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। ग्रसनी फेरिंग्स जिसे बोलते हैं, मुख गुहा के एकदम पीछे एक कीप के आकार का भाग होता है जो ग्रसनी कहलाता है। यहीं से ग्रास नली या भोजन नली आरंभ होती है। एक प्रकार से ग्रसनी भोजन नली का आरंभिक भाग है। भोजन मुख में भली भांति चबाए व पीसे जाने के बाद जीभ द्वारा ग्रसनी में ढकेल दिया जाता है। ग्रसनी में ही ठीक जीभ के नीचे श्वास नली का ऊपरी भाग भी खुलता है। आप देख सकते हैं ग्रसनी और श्वास नली। ग्रास नली ओएसोफेगस। ग्रास नली को भोजन नली या अन्न प्रणाली भी कहते हैं। यह लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा श्वास नली के पीछे होती हुई आमाशय तक पहुंचती है। ग्रास नली मांसपेशियों की बनी होती है। इसमें कोई अस्थि या उपास्थि नहीं होती। भोजन नली का यह सबसे संकरा भाग होता है। घाटे ढक्कन का कार्य, जो श्वास नली होती है और जो ग्रसनी होती है, तो जब हम ग्रसनी में से भोजन जाता है, हम भोजन करते हैं तो हमारी श्वास नली थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है जिससे कि हमें भोजन निगलने में आसानी हो। ग्रास नली की दीवार मांसपेशी की 3 तहों से बनी होती है। बाहरी तह अपेक्षाकृत मोटी तथा गोल गोल छल्लेनुमा होती है। मध्य तह सौतिक तंतुओं से बनी होती है तथा ऊपरी व अंदरूनी तह श्लेष्मा झिल्ली की होती है। ये खास चीज़ें नहीं हैं कि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जाए। बस आप ये जान लीजिए कि जो भोजन है वो ग्रास नली और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली में जाता है। भोजन जब ग्रसनी से ग्रास नली में आता है तब उसे श्वास नली के ऊपर से ही गुजरना पड़ता है। इस संबंध में प्रकृति ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। जैसे ही भोजन श्वास नली के ऊपर से गुजरने वाला होता है वैसे ही तुरंत श्वास नली के मुख पर लगा हुआ मांसपेशी का छोटा सा ढक्कन गिरकर श्वास नली का मुख ढक लेता है। भोजन के आगे सरकते ही यह पुनः खुल जाता है। इस ढक्कन को एपिग्लॉटिस कहते हैं जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जितनी बार भोजन या तरल पदार्थ का घूंट ग्रसनी से भोजन नली में प्रवेश करता है उतनी ही बार यह ढक्कन खुलता व बंद होता रहता है जिससे श्वास क्रिया जारी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो श्वास नली में जा सकता है। इनके सिर्फ नाम पढ़ लेंगे हम, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पेरिटोनियम पेशी तने, सबश्लेष्मिक परत और श्लेष्मिक परत। जो पेशी तने हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, आयाम में मांसपेशियों की परतें और गोलाकार मांसपेशियों वाली परतें। लेकिन ये जो हम आमाशय है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ग्रास नली का अंतिम सिरा आमाशय से संबंधित रहता है। आमाशय मशक के आकार का एक थैला है। मशक जो पहले इसमें पानी भर के लिए जाया जाता था, पानी के थैले मशक के होता है तो मशक के आकार का होता है, इसलिए मशक एक थैले जैसा होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। इसका चौड़ा वाला भाग बाईं ओर रहता है तथा इसके ऊपर वाला द्वार हृदय द्वार यानी कार्डियक ओपनिंग और पतला वाला भाग दाईं ओर रहता है। इसका निचला
द्वार जो है पक्वाशिक द्वार यानी पाइलोरिक ओपनिंग कहलाता है। आमाशय की सबसे बाहरी परत पेरिटोनियम होती है, जिसको आमाशय आवरण भी कहते हैं। यह चिकनी व तनी हुई होती है, किंतु जब आमाशय खाली होता है तब इसमें सिकुड़ेंसी पड़ जाती है, यानी जब सिकुड़ जाती है ये तो हमें भूख का एहसास होता है। इसमें एक तरल सा पदार्थ बनाने वाली कुछ नन्ही ग्रंथियाँ होती हैं। इसी तरल पदार्थ से परत तर व मुलायम रहती है। दूसरी परत पेशियों के सूत्रों द्वारा निर्मित होती है। अब इसमें जो एक अम्ल भरा होता है, एसिड भरा होता है, वह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो भी जीवाणु भोजन में होते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इन विभिन्न रसों द्वारा भोजन शीघ्र पच जाता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको HCl भी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिससे कि जो जीवाणु भी भोजन के साथ आ गए होते हैं उन्हें भी नष्ट कर देता है और इसको जो भोजन को पीसने का काम करता है। इस प्रकार आमाशय भित्ति की पेशियों के संकुचन और विमोचन से भोजन इसका लेह के समान हो जाता है। इसे काइम कहते हैं, यानी जो आमाशय में भोजन पिस जाता है उसे काइम कहते हैं। इसके साथ पाचक रसों की सक्रिय सहायता एवं क्रिया से भोजन का कुछ अंश पच जाता है, भोजन का इमल्सन बन जाता है। पक्वाशय में भोजन इमल्सन के रूप में ही पहुँचता है। आमाशय के बाद भोजन कहाँ पहुँचेगा? पक्वाशय में। आमाशयिक स्राव और प्रोटीन का पाचन। आमाशयिक स्राव मतलब जो आमाशय के अंदर जो स्राव निकलते हैं, यानी तरल पदार्थ निकलते हैं जिन्हें एंजाइम बोलते हैं, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एसिड था तो वो कौन कौन से होते हैं, और ये जो होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। भित्ति की भीतरी परत पर श्लेष्मिक झिल्ली होती है। इसी में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं जिन्हें आमाशयिक ग्रंथियाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। इन ग्रंथियों में से जठर रस निकलता है। आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो क्षारीय होता है। आपने पढ़े होंगे अम्ल, क्षार, बेस और एसिड। तो जब भोजन जो होता है आमाशय में आने से पहले वो क्षारीय होता है, यानी उसका जो pH मान है वो 7 से ऊपर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूट्रल जो कोई पदार्थ होता है उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। जैसे जल है उसका pH मान 7 होता है। तो इसी तरह जो भोजन है वो क्षारीय होते हैं, जिसका pH मान थोड़ा सा 7 से ज़्यादा होता है। लेकिन परंतु आमाशय में 0.2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का अम्ल होता है, जो उस क्षारीयता को दूर कर देता है तथा उसमें भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट होते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और वो जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त आमाशय में 2 और किण्व यानी एंजाइम्स होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन होता है तो वो दूध को फाड़कर दही में जमा देता है, दूध को किसमें? दही में कन्वर्ट कर देता है थक्के के रूप में। और जो पेप्सिन होता है तो वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो इन दोनों एंजाइम का याद रखेंगे, रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन है वो दूध को दही में बदलने का काम करता है और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट है पक्वाशय की रचना। आमाशय तथा छोटी आंत के मध्य भाग को पक्वाशय या ग्रहणी कहते हैं। यह अंग्रेजी के सी आकार की अर्धचंद्राकार रचना होती है, जिसकी लंबाई 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। पक्वाशय में पित्तरस व ग्लोमरस आकर मिलते हैं तथा भोजन के प्रोटीन भाग पर विशेष रूप से पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। यह आमाशय की ही भांति होती है। अंतर केवल यह है
कि इसकी आंतरिक झिल्ली पर चक्राकार सिलवटें पड़ी रहती हैं। तो जो छोटी आंत और आमाशय के बीच का भाग क्या है, वो पक्वाशय कहलाएगा। इसके आगे से ही छोटी आंत का भाग आरंभ होता है। यहाँ से बड़ी आंत पहले दाईं ओर से छोटी आंत की कुंडली के किनारे किनारे होती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर इसे आरोही बृहद्रांत कहते हैं। यकृत के नीचे पहुंचकर ये बाईं ओर मुड़कर प्लीहा तक पहुंचती है। ये पक्वाशय का चित्र है। देखिए, पित्ताशय, यकृत नली, क्लोब नली और पक्वाशय। ये आमाशय का ऊपर है। आमाशय मशक की तरह होता है। पक्वाशय का ये जो एक मिनट, यहाँ से बड़ी आंत पहले दाईं ओर से छोटी आंत की कुंडली के किनारे किनारे ऊपर और बढ़ती है और फिर कहाँ पहुँच जाती है, बृहदांत्र कहते हैं इसको। और जो बृहदांत्र का सबसे नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं कॉलन। और ये पुनः बाईं ओर मुड़ती है और ये अवरोही बृहदांत्र यानी पेल्विस कॉलन कहलाती है। पक्वाशय का अंतिम भाग मलाशय रेक्टम कहलाता है। मलाशय की लंबाई 15 से 16 सेंटीमीटर होती है। वास्तव में छोटी आंत ही अधिक चौड़ी होकर बड़ी आंत का रूप ले लेती है, किंतु छोटी आंत की भांति अंदर की ओर न तो इसमें शोषणांकुर होते हैं, न ही सिलवटें। बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो इसमें ऑर्गन है पाचन तंत्र में, वो है छोटी आंत, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।